हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव्स को कंप्लीटली फिनिश किया था। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट तरीके से हम लोग डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव का एप्लीकेशन डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं और कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ओवरऑल इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन किस किस टॉपिक में करने वाले हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है और आज से आगे कई लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, देखिए डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन जो है हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स में करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर, एज अ रेट मेजरर। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का रेट मेजर करेंगे किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स की मदद से। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको dy बाई डी एक्स को जो है रेट मेजर के रूप में जानते हैं। क्लियर है? चलिए, जो अगला टॉपिक है वो है इसका एप्लीकेशन हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग dy बाई डी एक्स का एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर? अगला जो टॉपिक है वो है आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने में हम लोग dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस में हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है आपका मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने में डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। ओके, और अगला टॉपिक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 6th नंबर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ ही आप लोगों को मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा। सो गाइस, पहले हम लोग 5 टॉपिक कवर करेंगे। dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, एरर एंड अप्रोक्सीमेशंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग छठा टॉपिक जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को फिनिश करेंगे। और इसको फिनिश करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लास्ट टॉपिक है 7th नंबर, ये है आपका रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम
एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है बेसिकली इसमें 6 टॉपिक होता है। ठीक है, 1 से 5 तक। dy by dx as a rate measure, increasing and decreasing function, tangents and normals, errors and approximation, maxima और minima, and Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem। ये 6 टॉपिक आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है। जबकि ये जो 6th टॉपिक है, 6ठा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं स्पेशली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ ही पढ़ाता हूं। ठीक है ना, तो हम लोग आगे कई लेक्चर्स में इन 7 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे पूरी तरह से डिटेल में। ओके, तो पहले ये 7 टॉपिक्स जो हम लोग आगे के कई लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, इसे आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग ये 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए इसको उतारिए जरा। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट टॉपिक, dy by dx एज अ रेट मेजरर। ठीक है, देखिए dy by dx के बारे में हमने डेरिवेटिव्स के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि dy by dx जो है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यही पढ़ा था। y में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग x के रिस्पेक्ट में जो निकालते थे वो था आपका dy by dx। अब हम लोग यहाँ पर dy by dx को रेट मेजरर के रूप में यूज करेंगे, मतलब रेट को मेजर करने वाला एक पैरामीटर के रूप में यूज करेंगे। इससे हम लोग किसी भी क्वांटिटी में जो रेट चेंज हो रहा है उसको मेजर करेंगे। ठीक है गाइस, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर dy by dx का जो यूज करने वाले हैं वो रेट मेजरर के रूप में यूज करेंगे। मतलब ये हुआ कि y के रेट में जो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में उसको मेजर करना है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझते हैं। आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं ds by dt। लिखते हैं ना, v जो है वेलोसिटी वो आपका ds by dt के रूप में लिखते हैं, और s क्या है, s को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और t जो है आपका टाइम है। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है आपका वो आपका क्या है, इसके अनुसार अगर लिखें dy by dx इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसके अनुसार लिखें हम लोग वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट के रेट में जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वो आपका वेलोसिटी कहलाता है, जानते हैं। और इसको हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू ds by dt। इसी प्रकार से हम लोग
आगे देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, देखिए दूसरा जो एग्जांपल है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग बेसिकली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं dv/dt। अब dv/dt का क्या मतलब है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो गाइज हम लोग एक्सेलरेशन ए को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखते हैं ना, ये भी आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल देखिए, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये जो होता है d(θ/dt) पढ़ा है आपने, डेफिनेटली पढ़ा होगा। और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो थीटा है उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो गाइस ओमेगा को हम लोग क्या लिखेंगे अब, रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर आपने देखा कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हमने किया वेलोसिटी के रूप में, वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर आपने देखा कि हमने dy/dx का मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन किया एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और यहाँ पर हमने एंगुलर वेलोसिटी निकालने में डेरिवेटिव्स का यूज किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग जो है, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक दीवार है, ठीक है, और उसके लेंथ और विड्थ में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब उसके लेंथ और विड्थ का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग ये भी निकालेंगे कि उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर ये जान गए कि जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं रेट मेजर के रूप में, मतलब कि किस प्रकार से एक क्वांटिटी का रेट जो है किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर वेलोसिटी के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट में जो रेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है आपका वो है आपका ds/dt, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सभी जगह dy/dx के फॉर्म में हो, ठीक है ना। एक क्वांटिटी को अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको मेजर करना है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी यहाँ पर चेंज हो सकता है। देखिए शुरू में जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया था x और y, इसलिए उसका डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx के रूप में। लेकिन अब क्या है, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अनुसार अब आपकी क्वांटिटी चेंज होगी तो डेरिवेटिव भी चेंज होगा, लेकिन रहेगा वो आपका डेरिवेटिव ही। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में जो रेट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग मेजर करते हैं dv/dt से। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो रेट चेंज हो रहा है
टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग मेजर करते हैं डी थीटा बाई डी टी के रूप में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्वांटिटी जो है आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपका डेरिवेटिव का ही रहेगा। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग रेट चेंज को मेजर करने के लिए ही उपयोग करते हैं। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग किसी गिवन क्वांटिटी के रेट में जो चेंज हो रहा है किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उस रेट चेंज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब ये जो रेट मेजरर के रूप में हम लोग डेरिवेटिव्स का जो यूज करते हैं, इसको और भी अच्छे तरीके से हम लोग एग्जाम्पल की मदद से करने वाले हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजरर को एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो बच्चों, एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग एक चीज और भी इसमें सीखेंगे। यहाँ पर हमने सीखा कि dy बाई डी एक्स जो है वो रेट मेजर के रूप में काम करता है, लेकिन ये जो रेट है किसी क्वांटिटी का किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो कन्वेंशनली इंक्रीजिंग रेट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग रेट को हम लोग नेगेटिव मानते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो रेट मेजर था आपका, रेट मेजर जो था आपका, रेट मेजरर, अब हम लोग यहां पर रेट मेजरर ही लिखेंगे dy बाई डी एक्स को। तो यहां जो रेट मेजरर था आपका dy बाई डी एक्स, ये अब रेट मेजरर दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, अगर रेट किसी भी क्वांटिटी का इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं, 0 से बड़ा लेते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी लिखते हैं dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, समझे ना, बात समझ में आई। जब रेट इंक्रीज होगा तो डेरिवेटिव जो होगा आपका किसी गिवन क्वांटिटी का डेरिवेटिव किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव होगा और उसे हम लोग 0 से बढ़ा लेते हैं, क्लियर है। चलिए अगला है दूसरा, डिक्रीजिंग रेट होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिक्रीजिंग रेट के केस में जो dy बाई डी एक्स है उसको हम लोग 0 से छोटा लेते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग dy बाई डी एक्स को लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव लिखते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में किसी भी क्वांटिटी का रेट डिक्रीज कर रहा है तो वहां पर लिखने का तरीका है माइनस करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है x है और विड्थ y है। x जो है इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है और y जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, y जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि x जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हम लोग dx बाई dt को लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जो विड्थ है आपका y ये डिक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से, तो इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई dt -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात क्लियर हो गई। इंक्रीजिंग रेट को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, डिक्रीजिंग रेट को हम लोग नेगेटिव लिखते हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये बात
जो है एग्जाम्पल करने से पहले समझना बहुत जरूरी था कि जो dy/dx है, जो रेट मेजरर है अपना, ये दो प्रकार का होता है। इंक्रीजिंग रेट भी होता है और डिक्रीजिंग रेट भी होता है। इंक्रीजिंग रेट के केस में हम लोग जो रेट ऑफ चेंज है किसी क्वांटिटी का किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 लेते हैं। और डिक्रीजिंग रेट को हम लोग, मतलब जो रेट चेंज है किसी क्वांटिटी का किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, जब वो डिक्रीज कर रहा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, या फिर हम लोग उसको 0 से छोटा लेते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना? लिखिए। तो बच्चों चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, सर्किल के एरिया का रेट चेंज आपको मेजर करना है, किसके रिस्पेक्ट में? सर्किल के रेडियस के रिस्पेक्ट में, व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको सर्किल के एरिया का रेट चेंज को मेजर करना है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो। क्लियर है? तो देखिए, सर्किल के बारे में आप जानते हैं इस प्रकार का सर्किल होता है, यहाँ बीच में इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और ये जो पूरा सर्किल है ये आपका एरिया हो गया सर्किल का, ये जो पूरा सर्किल का जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसका एरिया हो गया ना? तो देखिए आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किल के एरिया का रेट चेंज निकालना है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो आपको निकालना है dA/dr का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब करना है? एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जब रेडियस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो तो एरिया में जो रेट चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से। तो गाइस, सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर। आप ये जानते हैं, यहां लिख दीजिए, वी नो दैट द एरिया ऑफ द सर्किल A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। देखिए आपको निकालना है dA/dr। तो हम लोग क्या करेंगे, A को, जो एरिया है A, इसको हम लोग r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइस यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में कर दीजिए एरिया को। तो ये हो जाएगा आपका dA/dr हो जाएगा, और पाई तो कांस्टेंट है, और r स्क्वायर को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो गाइस यहाँ पर देखिए dA/dr का जो वैल्यू हो जाएगा, r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में हो गया 2r, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है ना? तो dA/dr का वैल्यू हो गया 2 पाई r, मतलब एरिया में जो रेट चेंज हो रहा है उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, सर्किल के रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो है आपका 2 पाई r। तो इसी का वैल्यू निकालना है कब? जब रेडियस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाता है। सो गाइस इसको हम लोग लिखते हैं dA/dr एट r इज इक्वल टू 6, और ये dA/dr का वैल्यू कितना आया था? 2 पाई r। सो गाइस यहाँ देखिए 2 पाई हो गया, और r का वैल्यू कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जो अगला एग्जांपल है गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
ऑफ ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, तो इसका जो एरिया है उसमें रेट चेंज निकालना है इसके साइड के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए कि इस स्क्वायर का, ये आपके पास स्क्वायर है और इसका साइड x है, तो आपको निकालना है क्या, dA/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, एट, देखिए व्हेन इट्स साइड x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जब x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो। बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड व्हेन इट्स साइड x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्क्वायर है जिसका मान लिया कि साइड x है, तो इस स्क्वायर का एरिया में जो रेट चेंज होगा इसके साइड x के रिस्पेक्ट में, उसे फाइंड आउट करना है। कब, जब x का वैल्यू मतलब इसके साइड का वैल्यू जब 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो गाइज आप जानते हैं, यहां लिखेंगे वी नो दैट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, और साइड क्या है अपने पास, x है। सो स्क्वायर का जो एरिया a हो गया वो x स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना है dA/dx, मतलब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dA/dx, और देखिए यहां पर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। सो गाइज ये हो गया आपका dA/dx इज इक्वल टू हो गया 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब आपको क्या करना है, dA/dx का वैल्यू निकालना है। कब, जब x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो। सो हम लिखते हैं इसको dA/dx एट x इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा 2 × 12, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि स्क्वायर का एरिया, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके साइड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो dA/dx है इसकी वैल्यू कितनी आई, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल को हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 से लिया है, और इस एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है आपसे, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो कह रहा है कि उस क्यूब का सरफेस एरिया कितना तेजी से इंक्रीज करेगा when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, जब उस क्यूब का जो साइड का लेंथ है वो आपका 12 सेंटीमीटर हो। आई बात समझ में। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उस क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा जब उसके साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर हो। क्लियर हो गई बात। देखिए अब आपके पास एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है, और क्यूब में आप जानते हैं कि क्यूब का एज जो है लेंथ, विड्थ और हाइट,
ये सब बराबर होता है। तो मान लीजिए कि लेंथ x है, विड्थ भी x होगा और हाइट भी x होगा, मतलब इसके जो सारे एज हैं वो सब बराबर होंगे। क्यूब है तो सारे एज उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका वॉल्यूम है dV/dt, ठीक है ना, देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है, समझे। तो ये दिया हुआ है dV/dt का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब आपसे पूछ रहा है ds/dt का वैल्यू कब, एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब जब उसका साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर हो तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। क्लियर है। तो देखिए हम जानते हैं, यहां पर लिखिए वी नो दैट वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है x क्यूब, मतलब साइड का क्यूब कर देंगे तो क्यूब का वॉल्यूम निकल गया। सो गाइस हम लिखते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर x जो है वो क्यूब का साइड है। अब इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर रेट है और रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका dV/dt LHS साइड, और RHS साइड हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू, पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर x को हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझे ना, क्योंकि हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ x क्यूब को पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, चेन रूल लगा देंगे। और ये आपका गिवन है बच्चा, dV/dt आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और देखिए x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और इनटू हो गया dx/dt। तो यहां से हम लोग dx/dt का वैल्यू निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 8/3x², इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ आपसे पूछ रहा है ds/dt का वैल्यू क्या होगा, मतलब हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, नाउ अल्सो वी हैव, हमारे पास सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6x², ठीक है। क्या होता है बच्चों, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है, क्यूब में 6 फेसेस होता है और हर फेस का एरिया x² होगा, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा आपका 6x², और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ds/dt। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ds/dt निकालना है तो सरफेस एरिया को दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हो गया गाइस ds/dt इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा देखिए 6 और x² को x के रिस्पेक्ट में करेंगे हो जाएगा 2x, और फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dx/dt, ठीक है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं ds/dt को 12x इंटू dx/dt, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं। dx/dt का वैल्यू 8/3x² है, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 12 और इंटू 12x
और इंटू dx बाई dt का वैल्यू हो गया 8/3x²। तो देखिए एक x यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी अब ये हो जाएगी 12 में 8 से गुना कर देंगे तो 96 हो गया। सॉरी इसको कटा दीजिए पहले, 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम, और 4 में 8 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 32, और बाई कितना बचे गया x। तो ये वैल्यू आपका निकल गया ds बाई dt का वैल्यू कितना हो गया 32/x। क्लियर है। लेकिन ये तो आंसर नहीं हुआ ना, आपसे पूछ रहा है कि ds बाई dt का वैल्यू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर निकालना है, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग निकालेंगे क्या, ds बाई dt, और कहां पर, एट x इज इक्वल टू 12 पर, ठीक है। तो देखिए ds बाई dt का वैल्यू आया है 32/x, और x का वैल्यू क्या है 12, ठीक है ना। और इसको हम लोग 4 से कटा सकते हैं, तो 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3, मतलब ये हो गया आपका 8/3। और हमें क्या, सरफेस एरिया को निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ds बाई dt है तो इसको लिखेंगे 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ds बाई dt का वैल्यू व्हेन x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो। क्लियर है, आई बात समझ में। क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा जब उसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर हो। तो गाइस हमने निकाल लिया ना कि सरफेस एरिया का रेट हमने निकाल लिया जब x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो, और वो वैल्यू किसके बराबर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा लिख लीजिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये भी आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पर नहीं जाना है, इसको पहले समझते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। क्वाइट लेक मतलब होता है एक शांत झील है, लेक मतलब झील हो गया, एक शांत झील है, उसमें एक पत्थर फेंका जाता है, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने किया होगा, कभी तालाब के किनारे, पोखर के किनारे या फिर नदी के किनारे आप गए होंगे, तो जब उसमें आप पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं उसमें उर्मियां उत्पन्न होती हैं, मतलब वेव्स उत्पन्न होते हैं, और ये जो वेव्स हैं धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए किनारों तक जाता है, ठीक है। उसी पर क्वेश्चन है ये, उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक पत्थर जो है एक शांत झील में फेंका जाता है, एंड वेव्स मूव इन अ सर्किल्स एट ए स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने बचपन में देखा होगा कि जब आप कोई पत्थर फेंकते हैं पानी में तो वहां पर जो पानी में है कुछ वाइब्रेशन होता है, वही वेव्स है, उसी को हम लोग उर्मियां बोलते हैं। और वो जो वेव है वो सर्कुलर होता है, गोल 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 जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो किनारों की तरफ जाता है। तो वही है, एंड द वेव्स मूव इन अ सर्किल्स एट स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उस वेव की जो स्पीड है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझने का प्रयास कीजिए। मान लिया है कि ये वेव है, सर्कुलर वेव, पानी में पत्थर फेंकने के बाद इस प्रकार से ये सर्कुलर वेव बनता है धीरे धीरे। जैसे देखिए इस प्रकार, पहले छोटा सर्किल का वेव बनेगा, फिर बड़ा सर्किल का वेव बनेगा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से ये सर्कुलर वेव बनता है और धीरे धीरे ये किनारों तक जाता है। यहाँ पे आपने पत्थर कोई फेंक दिया, ये मान लीजिए कि पत्थर है, आपने शांत जल में फेंक दिया,
तो इस तरह से ये वेव जो है सर्कुलर फॉर्मेट में ट्रेवल करता है किनारों तक। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक बात समझना है कि तो जब सर्कुलर वेव इंक्रीज करेगा तो आप यहां समझने का प्रयास कीजिए कि क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए चूंकि ये जो वेव का शेप है वो सर्कुलर है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे सर्किल बड़ा होगा सर्किल का रेडियस बढ़ेगा, समझे ना। तो मान लीजिए कि किसी टाइम पर सर्कुलर वेव, ये बाहर वाला सर्कुलर वेव है, ठीक है, और इसका रेडियस r है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सर्किल का रेडियस इतना ही था, सेकेंड सर्किल का रेडियस यहाँ तक आ गया, थर्ड सर्किल का रेडियस यहाँ तक आ गया। इसी तरह से आगे जो है क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये सर्कुलर वेव बढ़ रहा है सर्कुलर वेव का रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, और दिया हुआ है कि ये जो वेव का स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर वेव का जो स्पीड है वो क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रहा है, रेडियस के फॉर्म में कर रहा है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि dr/dt दिया हुआ है, मतलब रेडियस का रेट दिया हुआ है। ये जो स्पीड है वो रेडियस का रेट है और ये गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन यहां तक समझ में आया। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप शांत झील में कोई पत्थर फेंकते हैं और वेव्स जो है सर्किल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वहां दिया है कि वेव्स का स्पीड जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है, तो अल्टरनेटिवली जो है रेडियस का रेट चेंज हो रहा है और उसको हम लोग लिखते हैं dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि किसी क्षण रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका इंस्टेंट टाइम पर सर्कुलर वेव है जो बाहर वाला है। तो कह रहा है किसी टाइम पर इस सर्कुलर वेव का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो ये जो एरिया बना इस सर्कुलर वेव का, इसका पूछ रहा है कि ये किस रेट से इंक्रीज होगा। तो सिंपल है, ठीक है, आपके पास dr/dt गिवन है, रेडियस आपके पास दिया हुआ है, जिस समय आपको जो है एरिया का रेट निकालना है और रेडियस है आपके पास 8 सेंटीमीटर। सो गाइस सर्किल के केस में वी नो दैट द एरिया ऑफ द सर्किल इज πr²। हम लोग जानते हैं कि सर्किल का एरिया जो होता है वो होता है πr²। ठीक है, और आपको निकालना है dA/dt का वैल्यू निकालना है, समझ गए ना। एरिया जो इनक्लोज्ड एरिया है सर्कुलर वेव का उसका रेट निकालना है। तो dA/dt निकालना है, तो एरिया को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा dA/dt और ये हो गया पाई। और देखिए r² को पहले r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर r को t के रिस्पेक्ट में। तो dA/dt को आप लिखेंगे क्या, ये देखिए r² का r² के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2r, तो ये होगा 2πr और dr/dt हो जाएगा। अब आपको निकालना है dA/dt का वैल्यू जब r का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो। सो गाइस हमें निकालना है dA/dt एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो गाइस देखिए यहाँ पर दो वैल्यू आपके पास गिवन है, r का वैल्यू भी मालूम है और dr/dt का वैल्यू भी मालूम है। तो ये हो जाएगा 2π और r का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर और dr/dt का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो गाइज ये हो जाएगा। अब आपका देखिए
यहाँ पर हो गया 5 में 8 से गुना करेंगे 40 हो जाएगा, और 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। चूंकि एरिया के लिए एरिया का रेट निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मतलब जो एरिया है वो आपका इंक्रीज करेगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से। समझ गए ना? तो क्वेश्चन इसमें हमेशा जो है लगभग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम से आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन समझना है, उसके लेंथ पर नहीं जाना है कि क्वेश्चन बड़ा लंबा लग रहा है, बहुत विकराल क्वेश्चन होगा, ऐसा माइंड में माइंडसेट करके नहीं रखना है। ठीक है? हाँ, आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में जो है आपको जो वर्ड प्रॉब्लम ही मिलेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना है। ठीक है ना? क्वेश्चन बनाने में लंबा नहीं बनेगा, ठीक है ना, बट जो है समझने में आपको समय लग सकता है। ठीक है? तो क्वेश्चन के लेंथ पर नहीं जाना है बच्चों। ठीक है? उसको ध्यान से समझना है और फिर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा। तो गाइज आज के लेक्चर में हमने जाना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, और हमने ये भी जाना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ ही हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है? और आज हमने dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर जो फर्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, उसकी शुरुआत भी हमने कर दी है। ठीक है? और उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी करा है और अच्छी तरह हम लोग समझ गए हैं कि dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर जो है वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है? उसका काम क्या है। ठीक है? और उसका हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में वैल्यू किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है? और कुछ एग्जाम्पल के मदद से भी हमने इन बातों को समझने का प्रयास किया है। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक था। ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 को बनाना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर है, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है? इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। आज शाम तक जितने भी डाउट क्वेश्चन है आप मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आप भेजेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शामिल कर लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, तो आप सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही करना है, कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। थ्योरी बस छोटा सा था, आपको समझना था कि डेरिवेटिव को हम लोग रेट मेजर के रूप में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस? तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में या उसके एक लेक्चर और, ठीक है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ये जो था आपका चैप्टर dy डी एक्स एज अ रेट मेजर ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है गाइस? तो आप लोग करेंगे क्या कि एक्सरसाइज 6.1 आप पूरी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा। शाम तक आप मुझे सारे अपने डाउट क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? और जितना कहा है वो जरूर आप करेंगे। ओके?